डियर साथियों, तो हो जाइए तैयार 21 फरवरी के लिए। 21 फरवरी को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है और एक केमिस्ट्री का एग्जाम भाई साहब बहुत अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन पूरी हम कराएंगे। 100 नंबर की प्रिपरेशन जो है प्यारे साथियों वो हम कराएंगे। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जितना मैं आपको कह रहा हूं, जितना मैं आपको बता रहा हूं, अगर वाकई में आपने उतना कर लिया तो आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे साथियों फॉलो कीजिए मुझे और कंप्लीट कीजिए, है ना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे साथियों, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए। तो भाई साहब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम दोस्तों करेंगे कंप्लीट 2 अंक के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो समझाऊंगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इंपॉर्टेंट नहीं, हम 100% की तैयारी कर रहे हैं। तो 100% के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन नंबर पूरे आते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है कि गैस की विलेयता संबंधी हेनरी का नियम। तो भाई साहब सबसे पहले हमें हेनरी का नियम क्या होता है इसको समझना है। तो आइए समझते हैं। तो प्यारे साथियों अगर हम हेनरी नियम की बात करें कि हेनरी नियम दिया क्यों गया, तो मेरे प्यारे साथियों गैस की द्रव्य विलेयता, आप जानते हो गैस की द्रव्य में विलेयता, गैस की द्रव्य में विलेयता। आप जानते हो क्या गैस की द्रव्य विलेयता क्या होती है? नहीं जानते, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं अभी याद कराऊंगा, यही कंप्लीट कराऊंगा, याद कराऊंगा, ठीक है। तो गैस की द्रव्य विलेयता का मतलब प्यारे साथियों ये होता है गैस का द्रव्य में मिलना, गैस का द्रव्य में मिलना या फिर घुलना, गैस का द्रव्य में मिलना या फिर गैस का द्रव्य में घुलना। तो गैस को द्रव्य में मिलाने के लिए या गैस को द्रव्य में घोलने के लिए हेनरी महोदय थे। इन हेनरी महोदय ने अपना नियम दिया, हेनरी महोदय ने अपना नियम दिया। और इस नियम में उन्होंने एक ही बात बताई, वो बात ये है कि कोई गैस द्रव में जब ज्यादा घुलेगी या जब ज्यादा मिलेगी, जब दाब का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जब दाब का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कोई गैस द्रव में ज्यादा मिलेगी। और यदि इस दाब का मान कम है तो कोई भी गैस जो है वो द्रव में कम घुलेगी, कम मिलेगी। मतलब दाब ज्यादा है तो गैस की द्रव्य विलेयता ज्यादा होगी, और दाब कम है तो गैस की द्रव्य विलेयता कम होगी, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ठीक है। आपको एक उदाहरण के द्वारा भी समझाऊंगा मैं। जैसे मान के चलो मेरे पास ये पात्र है प्यारे साथियों, इसमें मैंने भर दिया है यहाँ पर जल। क्या भर दिया है प्यारे साथियों? जल भर दिया है। और अब मैं इसमें एक गैस है, इसको मिलाना चाहता हूं। इसमें गैस को, इसमें इस जो गैस है, इस गैस को इस द्रव में क्या करना चाहता हूं, मिलाना चाहता हूं। तो अगर इस गैस पर लगाया गया दाब, यदि इस गैस पर लगाया गया दाब ज्यादा है तो ये गैस इस जल में ज्यादा घुल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। और अगर इस गैस पर लगाया गया दाब कम है तो ये गैस द्रव में कम मिलेगी, कम घुलेगी, ठीक है। तो ये नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी द्रव में मिले गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब की कैसी होती है, समानुपाती होती है। अगर दाब ज्यादा है तो गैस की द्रव्य विलेयता ज्यादा, और दाब कम है तो गैस की द्रव्य विलेयता कम, क्योंकि समानुपाती का मतलब तो यही होता है। तो इतना लिखने के बाद आप ये लाइन लिखना, यदि गैस की मात्रा स्मॉल m व लगाया गया दाब P है तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा। तो इस नियम में देखो क्या बोला गया है, किसी द्रव में मिले गैस की मात्रा, तो गैस की मात्रा को क्या माना, m, ठीक है। उस पर लगाए गए दाब की कैसी होती है, समानुपाती। तो m समानुपाती क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब
समानुपाती का जब जब चिन्ह हटाते हैं तो आपको पता है प्यारे साथियों एक नियतांक आता है, तो यहाँ एक नियतांक आ गया k और यहाँ h ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हेनरी नियतांक है ना, तो ये kh ले लिया और ये रहा आपका p। तो इतना आपको इस नियम में कर देना है, इतना आपको इस नियम में प्यारे साथियों कर देना है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर क्वेश्चन आए हेनरी नियम क्या है, तो ये थ्योरी लिखना है, फिर इतना लिखना है और फिर इतना आपको कर देना, खत्म, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो अगर 2 नंबर में आया प्यारे साथियों तो केवल आपको जो ऊपर दिख रहा है ये लिखना है, और अगर 3 नंबर में आया तो उसमें ये भी जोड़ देना है प्यारे साथियों, ठीक है। तो हेनरी नियम हमारा होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। बहुत छोटा सा है प्यारे साथियों, राउल्ट नियम आपने सुना होगा। राउल्ट नियम क्या होता है, P = P0 A.x। ये आपका क्या है प्यारे साथियों, राउल्ट नियम है, पता है ना, ये कौन सा नियम है, राउल्ट नियम है। तो आदर्श की विलयन की बात हुई है, तो देखो ऐसे विलयन जो सभी तापों एवं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर जो राउल्ट नियम का पालन करें, इस नियम का पालन करें, वो आदर्श विलयन। और ऐसे विलयन जो सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, वो आपके अनादर्श, ठीक है। तो क्लियर है, आदर्श राउल्ट नियम का पालन करते हैं, अनादर्श राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अणु संख्या गुणधर्म क्या है। अणु संख्या गुणधर्म क्या है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि जो अणु संख्या गुणधर्म है वो क्या है। तो ध्यान से समझना, देखो आपको समझ में आना, क्वेश्चन लिखा है अणु, मैं लिख दे रहा हूं, आपको फिर समझा रहा हूं, अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म ये लिखा हुआ है। देखो अब इसमें से हम देखो इसकी परिभाषा निकालें, तो अणु मतलब अणु मतलब तो अणु होगा, ठीक है। संख्यक मतलब संख्या, संख्यक मतलब क्या, संख्या, और गुणधर्म मतलब गुण तो है, गुण तो है, मतलब ऐसे गुण, कैसे गुण, ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं प्यारे साथियों, वो ही अणु संख्या गुणधर्म है। मैंने इससे देखो इसकी परिभाषा से, इसका जो हेडिंग है, इसका जो नाम है, उससे मैंने इसकी परिभाषा निकाल दी, ठीक है। तो ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो अणु को हम क्या बोलते हैं, कण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कण भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा एग्जैक्ट क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट परिभाषा ये हो जाएगी, वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उनकी प्रकृति पर नहीं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। या फिर यूं बोल दो, तनु विलयनों के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर, कणों की संख्या मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब ये होता है कि आपका जरूरी नहीं है कि आपने NaCl मिलाया हो, H2SO4 मिलाया हो, आपने सोना मिलाया हो या चांदी मिलाया हो, कुछ भी मिलाया हो, इससे इसका कोई भी मतलब नहीं है। वो तो कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी अणु संख्या गुणधर्म उसका ज्यादा होगा। आपने भले ही सोना मिलाया हो लेकिन इसके कणों की संख्या कम है तो इसके अणु संख्या गुणधर्म सोने का कम होगा। और भले ही आपने नमक मिलाया हो, अगर इसके कणों की संख्या ज्यादा है, अगर इसके कणों की संख्या ज्यादा है तो इसका अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा। प्यारे साथियों आई होप बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ पाओगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे साथियों अणु संख्या गुणधर्म की, तो अणु संख्या गुणधर्म 4 होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं अणु संख्या गुणधर्म का कोई उदाहरण तो नहीं होता, लेकिन जो इसके प्रकार हैं यही उदाहरण में हमें लिखना पड़ते हैं, ठीक है। तो अणु संख्या गुणधर्म प्यारे भाई कितने हैं, 4 हैं। पहला है आपका वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है प्यारे साथियों परासरण दाब। ये 4 अणु संख्या गुणधर्म है जो आपको याद रखना है। तो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है परासरण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों कि जो परासरण है, ये परासरण क्या होता है।
परासरण कौन सी बला है, क्या चीज है परासरण, तो ध्यान से सुनो। देखो आपको पता है प्यारे साथियों, देखो मान लेते हैं मेरे पास ये एक पात्र है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है मेरे भाई, एक पात्र है, और इस पात्र में मैंने यहाँ पर एक जाली लगा दी है। क्या लगा दी है? जाली। क्या लगा दी है? जाली। और जाली पर मैंने प्यारे साथियों क्या किया, देखो यहाँ मैंने क्या लगाई है? जाली, है ना, छन्नी, है ना, ऐसा बोले छन्नी लगा दी हमने, ठीक है। और उस पर प्यारे साथियों मैंने क्या लपेट दिया, यहाँ अर्धपारगम झिल्ली लपेट दी। क्या लपेट दी? अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया। अर्धपारगम झिल्ली जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना, तो आपको बता, अगर नहीं जानते तो सुन लो प्यारे साथियों। अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो केवल और केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, ठीक है, विलेय के अणुओं को नहीं। तो अब क्वेश्चन सर ये उठता है कि विलायक के अणुओं को आर पार जाने क्यों देती है, विलेय के अणुओं को क्यों नहीं? तो प्यारे साथियों बता देता हूं कि जो विलायक के अणु हैं, इन विलायक के अणुओं का जो आकार होता है, क्या होता है? आकार वो होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। और जो विलेय के अणुओं का आकार होता है वो होता है बड़ा। इसलिए विलेय के अणुओं को तो आर पार जाने देती है लेकिन विलायक के अणुओं को नहीं। अगर बात करें अर्धपारगम झिल्ली की, तो प्यारे साथियों अर्धपारगम झिल्ली दो टाइप की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की, एक होती है आपकी प्राकृतिक और दूसरी होती है कृत्रिम। तो प्राकृतिक में क्या आ जाता है? तो प्राकृतिक में प्यारे साथियों आ जाता है चर्म पात्र। आपको ध्यान से सुनना है, जैसे आपकी ये त्वचा है और अगर इस त्वचा को हम छील दें तो अंदर आपको पता है एक सफेद सी झिल्ली निकलती है, सफेद सी त्वचा निकलती है व्हाइट कलर की, वही आपकी अर्धपारगम झिल्ली जिसे हम चर्म पात्र बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर प्याज की झिल्ली, लहसुन की झिल्ली, है ना, गुड ब्लेडर, मतलब जो मुर्गा या फिर जो बकरा होता है उनका जो मांस जिस झिल्ली के अंदर बंद होता है वो गुड ब्लेडर कहलाती है। फिर अगर हम बात करें प्यारे साथियों जो कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली या फिर मानव निर्मित अर्धपारगम झिल्ली का, वो है हमारी कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या है प्यारे साथियों? कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसका सूत्र है CuFeCN का होल 6। ये कॉपर फेरोसाइनाइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली का उदाहरण दो, तो ये आपकी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है जो आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड है। महा इंपॉर्टेंट, एक नंबर के लिए भी क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो हमारी ये यहाँ से अर्धपारगम झिल्ली भी खत्म हो जाती है। ये दो टाइप की है, क्लियर है? बहुत अच्छे से याद रखना, ये इसका नाम और इसका सूत्र है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, अर्धपारगम झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो आर पार जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं। तो क्वेश्चन आया कि विलायक की क्यों? क्योंकि विलायक के अणुओं का आकार होता है छोटा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था प्यारे साथियों? परासरण। क्या बता रहा था? परासरण क्या है? तो सुनो ध्यान से प्यारे साथियों, ये मैंने क्या कर लिया, एक पात्र लिया और इस पात्र में मैंने यहाँ पर एक जाली लगाई, क्या छन्नी लगाई और उस पर अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया। और प्यारे साथियों मैंने यहाँ भर दिया है विलयन। क्या भर दिया है? विलयन। और यहाँ भर दिया है विलायक। क्या भर दिया है? विलायक। अब जो विलयन भरा हुआ है, इस विलयन में आपको पता है विलायक भी है और आपको ये पता है इसमें विलेय भी है, विलायक भी है और क्या है? विलेय भी है। तो क्या होता है प्यारे साथियों, जब विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख दिया जाता है। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करके रखा ना, पृथक करके रखा ना, ठीक है, रखा कि नहीं? ठीक है, रख दिया जाता है। तो क्या होगा प्यारे साथियों, कुछ समय पश्चात जैसे ही हम इन दोनों को अलग करके रखेंगे तो कुछ समय पश्चात मेरे प्यारे साथियों होगा क्या, जो विलायक है इस विलायक के अणु इस विलयन की ओर जाने लगेंगे। ये जो विलायक है ना, इस विलायक के अणु इस विलयन की ओर जाने लगेंगे, स्वतः अपने आप ही जाने लगेंगे। हम नहीं कहेंगे कि भाई जाने लगो, नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे प्यारे साथियों, जो भी होगा वो अपने आप ही होने वाला है, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये स्वतः होने लगता है और जो स्वतः विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगते हैं तो यही घटना जो है वो परासरण कहलाने लगती है प्यारे साथियों, यही परासरण कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आपका परासरण है। अगर हम
परासरण की बात करें तो प्यारे साथियों, है ना, परासरण हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। ठीक है, अंतः परासरण क्या होता है और बाह्य परासरण क्या होता है? तो प्यारे साथियों, जब परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर हो तो इसे अंतः परासरण कहते हैं। जैसे आपको पता है किशमिश को खीर में अगर डाल देते हैं तो आपको पता है किशमिश फूल जाती है। क्यों? कि जैसे ही हमने किशमिश को खीर में डाला तो खीर में उपस्थित दूध और जो जल है वो किशमिश के अंदर चला जाता है, मतलब बाहर से अंदर गया ना, इसीलिए इसको अंतः परासरण कहेंगे। लेकिन बाह्य परासरण की अगर बात करें प्यारे साथियों तो क्या होता है, अगर हम अंगूर को, किसको, अंगूर को या फिर अंडे को नमक के पानी में डाल दें, नमक का पानी मतलब जल में आप क्या डाल दो, नमक, तो वो नमक का पानी बन जाएगा। अगर इस नमक के पानी में अंगूर को डाल दें या अंडे को डाल दें तो अंडा है वो पिचक जाता है, फूट जाता है, ऐसा हम कहें। तो अंदर का मटेरियल जब बाहर आ जाए तो इसे बाह्य परासरण कहेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो परासरण होता है कंप्लीट। तो यहीं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और पकड़ेंगे प्यारे साथियों। मैं आपको 100 नंबर की प्रिपरेशन करा रहा हूं, मैं आपको छोटी छोटी चुटकी फुटकी मैं नहीं करा रहा हूं, समझ रहा हुआ? ठीक है, तो ध्यान से आप वीडियो में बने रहें, चीजों को समझते रहें, मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं जितना बोलूंगा वो पूरा का पूरा एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद प्यारे साथियों हम बढ़ लेते हैं परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? तो सुनो साथियों, क्या होता है, देखो आपको पता है कि जब विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख देते हैं तो वहां पे पता है कि उस समय बाद परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, मतलब विलायक के विलयन की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अगर हमें इस परासरण की क्रिया को रोकना है, अगर प्यारे साथियों इस परासरण की क्रिया को हमें रोकना है तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, जो आपका प्यारे साथियों जो आपका विलयन है, इस विलयन पर हम पिस्टन लगाकर एक दाब लगाएंगे। ठीक है, तो पिस्टन लगाकर दाब हम इतना लगाएंगे कि ये परासरण की क्रिया रुक जाए, मतलब ये जो विलायक के कण इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, ये इधर से इधर की ओर जाना क्या हो जाए प्यारे साथियों, बंद हो जाए, है ना। तो जब ये बंद हो जाएंगे मतलब परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो यह जब परासरण की क्रिया रुक जाएगी तो यही प्यारे साथियों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परासरण दाब, है ना। तो ध्यान रखना है कि जब विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख दिया जाता है तो परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पे जो कम से कम दाब लगाया जाता है प्यारे साथियों, यही हमारा कहलाता है परासरण दाब। क्या कहलाता है? परासरण दाब। ध्यान रखना बहुत अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मूलरता क्या है? मूलरता तो आपको पहले ही हम क्लियर करा चुके हैं, बता चुके हैं कि मूलरता है प्यारे साथियों ये सांद्रता ज्ञात करने की विधि है। इसमें हम सांद्रता ज्ञात करते हैं प्यारे साथियों, सांद्रता। ठीक है, और अगर मूलरता की बात करें तो मूलरता में भी सांद्रता ज्ञात की जाती है, ये तो आपको पता ही है। मूलरता हुई, सांद्रता ज्ञात करने की विधियां हैं। तो अगर हम प्यारे साथियों मूलरता की बात करें तो मूलरता में जो विलयन दिया जाता है वो 1 लीटर या 1000 ml का होता है, 1 लीटर या 1000 ml का होता है। लेकिन अगर हम मूलरता की बात करें तो मूलरता में प्यारे साथियों जो विलयन दिया जाता है वो 1 किलो या फिर 1000 ग्राम का होता है। तो 1 लीटर या 1000 ml और यहाँ 1 किलो या 1000 ग्राम। तो प्यारे साथियों अगर मूलरता की परिभाषा की बात करें तो 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय के मोलों की संख्या है इस 1 लीटर या 1000 ml में, वही प्यारे साथियों मूलरता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो देखो आपको दिख रहा है विलेय के मोलों की संख्या। छोटा वाला क्या है? विलेय। छोटा वाला क्या है प्यारे साथियों? विलेय। और बड़ा वाला क्या है? विलयन।
तो आपका विलय किस में लिया है? मोल में। किस में लिया है? मोल में। और बड़ा जो बिलियन है वो किस में है? वो लीटर में। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा प्यारे साथियों, वो आपका जो मोलरता है कैपिटल एम होगा, ये कैपिटल एम। इसका जो मात्रक है प्यारे साथियों वो हो जाएगा मोल पर लीटर। और हमें एक सूत्र याद रखना है, ठीक है? तो वो सूत्र आपका ये हो जाएगा। तो सूत्र देखो, ये परिभाषा दिख रही है, ये परिभाषा लिखने के बाद आप ये लिख देना कि इसका मात्रक ये होता है मोल पर लीटर, और इसका सूत्र बता देना है। तो सूत्र है, आपको एक ही सूत्र याद रखना है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, ठीक है? विलयन का लीटर में आयतन। क्लियर है? ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? अब बात होगी प्यारे साथियों मोलरता की। तो मोलरता क्या होता है? 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या वो क्या होगी? मोलरता होगी, ठीक है? अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो देखो, विलय तो इसमें मोल में ही लिया है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा प्यारे साथियों मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। और अगर बेटा इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या वटे विलयन का, विलयन का केजी में द्रव्यमान, केजी में क्या? द्रव्यमान। केजी में आयतन तो होता नहीं है बेटा, द्रव्यमान होगा, तो केजी में द्रव्यमान, ठीक है? वहां से परिभाषा लिखना, फिर इसका मात्रक ये है, इसका सूत्र ये है, फिर मोलरता लिखना, उसका मात्रक ये है और इसका सूत्र ये है। ये आप बातें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूं आपसे, बहुत अच्छे से इन चीजों को याद रख लेना प्यारे साथियों, ठीक है? चलो अब यहां से इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम देखो याद ही होना चाहिए, अभी के अभी याद होना चाहिए। अब याद नहीं करोगे प्यारे साथियों तो कब करोगे यार? अब तो याद होने चाहिए, तो अभी हमारे साथ ही याद करते चलो, हम उसी टाइप से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि याद होता चले, ठीक है? तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करना यार, लाइक जरूर कर देना, ठीक है? लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मजा आपको आ रहा होगा, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको रजिस्टर उठाने की भी जरूरत नहीं है, रजिस्टर में भी नहीं उठाना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो प्यारे साथियों, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों मोल प्रभाज। क्या है प्यारे साथियों? मोल प्रभाज। तो आइए बात करते हैं मोल प्रभाज की। तो सुनो क्या होता है मोल प्रभाज। आपको पता है प्यारे साथियों जो विलयन होता है इसमें दो घटक होते हैं, एक विलय और एक विलायक। जानते हो ना विलयन में कितने घटक होते हैं? दो, एक विलय और एक विलायक। विलयन जो है विलय और विलायक से ही तो बनता है। तो क्या होता है जो मोल प्रभाज है वो क्या है? तो मोल प्रभाज प्यारे साथियों एक अनुपात होता है। किसका? तो देखो सुनो, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या। अब एक घटक क्या हो सकता है? तो वो एक घटक आपका विलय भी हो सकता है और वो एक घटक आपका विलायक भी हो सकता है। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात रहेगा प्यारे साथियों वही मूल प्रभाज होगा। ध्यान रखना है ना। तो विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज कहलाता है। और इसे हम x से व्यक्त करते हैं प्यारे साथियों। किससे व्यक्त करते हैं? x से। ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कि जो विलयन है, विलयन में कितने घटक होते हैं? दो। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। ये पता है हमें। ये भी पता है विलायक को a से व्यक्त करते हैं, विलय को हम b से व्यक्त करते हैं। ये हमें पता है प्यारे साथियों। तो सुनो ध्यान से सुनना। अब मोलों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? n से। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ Na लिख दिया तो n तो मोलों की संख्या है, a है विलायक तो ये विलायक की मोलों की संख्या। ठीक है। और हमने Nb लिख दिया तो b है, n है मोलों की संख्या, b है विलय तो ये विलय की मोलों की संख्या हो गई। तो इतना लिखने के बाद आपको दो लाइन लिख देना है। क्या? विलायक के मोलों की विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज।
तो ध्यान रखना विलायक के मूल प्रभाज को प्यारे साथियों हम x a से व्यक्त करेंगे, ठीक है। मूल प्रभाज को x से, विलायक है तो a से, तो x a से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, एक घटक के मूलों की संख्या। जब आप विलायक के मूल प्रभाज निकाल रहे हो तो वो एक घटक आपका विलायक होगा, तो ऊपर आपके बेटा विलायक के मूलों की संख्या लिखी जाएगी और नीचे कुल घटकों के मूलों की संख्या, मतलब विलायक के भी और विलेय के भी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद ये लिखना, फिर आप विलेय के मूलों की संख्या निकालना। तो विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या को हम कैसे व्यक्त करेंगे बेटा, x b से, क्योंकि विलेय मूल प्रभाज को x से और विलेय को b से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब विलेय के मूलों की संख्या निकाल रहे हैं तो वो एक घटक आप क्या लोगे, विलेय लोगे। तो ऊपर आप किसके मूलों की संख्या लिखोगे बेटा, विलेय के, और नीचे कुल Na प्लस Nb। तो इतना लिखने के बाद ये दो लाइनें आप लिख देना, आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बहुत अच्छे से, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन प्यारे साथियों, प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। अब दुर्बल प्रबल विद्युत अपघट्ट की जो परिभाषा है ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनको तैयार करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और हम आगे बढ़ेंगे क्रम बाय क्रम, बहुत जल्दी से स्पीड से हमें आगे बढ़ना है और हमें कंप्लीट करना है प्यारे साथियों बहुत जल्दी से, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और प्यारे साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या है। तो हमें पता ही है प्यारे साथियों, देखो प्रबल और एक होता है दुर्बल, तो ऐसे विद्युत अपघट्ट जो पूर्णतः विलीन हो जाते हैं उन्हें प्रबल बोलते हैं। जैसे मान के चलो नमक को अगर हमने जल में डाला तो नमक पूरा घुल जाएगा, बोलो घुल जाएगा। क्या आप प्लास्टिक है या फिर जो रेत है, अगर रेत को जल में डालेंगे तो क्या वो रेत पूरी घुलेगी जल में, आप बोलोगे सर नहीं घुलेगी। साबुन को आप जल में डालोगे, क्या साबुन पूरी घुलेगी जल में, आप बोलोगे सर नहीं घुलेगी। तो प्यारे साथियों जो नमक है वो प्रबल विद्युत अपघट्ट है, वो इसलिए पूरा घुल गया, और जो रेत है या जो फिर प्लास्टिक है या फिर साबुन है जल में नहीं घुली, मतलब वो प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट ऐसा होता है जो जल में पूर्णतः विलीन हो जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो HCl हुआ, H2SO4 हुआ, NaCl हुआ, NaOH हुआ, KOH हुआ, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः घुलते नहीं है, जैसे CH3COOH हुआ, है ना, NH4OH हुआ, ठीक है, और यहाँ से HNO3 हुआ, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण है प्यारे साथियों, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट को बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों हमारा ओम का नियम क्या है, ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम। तो आओ समझ लेते हैं ओम का नियम। देखो प्यारे साथियों यहाँ देखना, मेरे पास क्या है, ये एक चालक है, मेरे पास क्या है, ये एक चालक है। क्या है, चालक। चालक आप जानते हो ना, चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। तो प्यारे साथियों मैं क्या कर रहा हूं, यदि मैं इस चालक के मध्य एक विभवांतर लगा दूं, क्या लगा दूं, विभवांतर, मतलब ऐसा कहूं कि एक बैटरी लगा दूं, क्या लगा दूं, बैटरी, है ना। तो मैंने यहाँ पर भी वोल्टेज की क्या लगा दी, यहाँ पर, या फिर भी विभवांतर की मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी, ठीक है। क्या लगा दी प्यारे साथियों, बैटरी। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। तो प्यारे साथियों मुझे आप ये बताओ, मैं यहाँ जितनी बड़ी बैटरी लगाऊंगा उतनी तो इसमें धारा जाएगी। अगर मैं यहाँ छोटी बैटरी लगाऊंगा तो इसमें कम धारा जाएगी, और यहाँ मैं बड़ी बैटरी लगाऊंगा तो इसमें ज्यादा धारा जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना, ठीक है। तो प्यारे साथियों मैं आपसे कह रहा हूं, ओम के नियम की बात हो रही है, किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब विभवांतर ज्यादा तो धारा ज्यादा, विभवांतर कम तो धारा कम। तो इतना आप समझ गए होंगे। इतना आप लिखने के बाद एक लाइन लिख देना, यदि चालक के सिरों, देखो मैं यहाँ पर यदि में एक लाइन लिख देना, यदि चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा I है, तब इतना आप इस लाइन में लिख देना, तब क्या हो जाएगा, भी समानुपाती I।
क्योंकि यही तो बोला है विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती हमने हटा दिया। ठीक है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आपको पता है एक नियतांक आता है, तो क्या साथियों यहाँ नियतांक r आएगा और ये रहा i, तो हम यहाँ पर ये जो है ओम का नियम हो गया। बस हमें इतना हमारी कॉपी में लिख लेना है। अगर प्यारे साथियों इसको आगे बढ़ा दे तो यहाँ एक लाइन में लिख देना, जहां r एक नियतांक है, r एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जैसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ध्यान रखना। और यदि आपको इस r की वैल्यू निकालनी है तो r का मान निकालना है तो i बटे में जाएगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन i। ठीक है, v क्या है विभवांतर है, i क्या है धारा है। इतना आपको कंप्लीट कर लेना। क्लियर हो चुका है। चलो ओम का नियम हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लवण सेतु क्या है, लवण सेतु के कार्य लिखना है। लवण सेतु क्या है, लवण सेतु के कार्य लिखना है। तो आपको पता है ना विद्युत रासायनिक सेल आपने पढ़ा होगा, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना। तो विद्युत रासायनिक सेल प्यारे साथियों आपने पढ़ाई है, तो हमें पता है इस विद्युत रासायनिक सेल में दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए एक यू आकार की नली का उपयोग करते थे। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका मान लो विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है। अब अगर इस विद्युत रासायनिक सेल में ये दो पात्र हैं, ठीक है, ये दो पात्र हैं, इनको जोड़ने के लिए हम देखो एक यू आकार की नली का उपयोग करते थे, ऐसे जोड़ने के लिए एक यू आकार की नली का उपयोग करते थे कि नहीं। तो ये जो यू आकार की नली का उपयोग करते थे, ये ही यू आकार की नली लवण सेतु है। तो आपको क्या लिख लेना है, विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्रों को जोड़ने के लिए जिस यू आकार की नली का उपयोग किया जाता है उसे लवण सेतु कहते हैं प्यारे साथियों। और ये लवण सेतु है, इसमें NH4Cl और KCl का जो सेमी सॉलिड मतलब अर्धठोसीय पेस्ट भरा होता है, अर्धठोसीय, है ना। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसके कार्य बताओ। तो प्यारे साथियों इसका कार्य यह है कि ये दोनों पात्रों के विलयन को आपस में मिलने नहीं देता, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य यह है कि यह परिपथ पूर्ण हो जाने पर ही धारा को प्रवाहित होने देता है। मतलब ऐसा कि अगर इस परिपथ में कोई कमी है तो इस सेल में धारा का प्रवाह नहीं होगा, अगर परिपथ पूर्ण है तभी सेल में धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम तीसरा पॉइंट हम ये ऐसा कह सकते हैं कि ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि धारा कम हो जाए ज्यादा हो जाए, एक निश्चित क्रम में धारा आती है ना, धारा कम ज्यादा नहीं होती, वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होता। तो आप ये तीन कार्य ही याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, फैराडे के द्वितीय नियम क्या है। जो फैराडे का है द्वितीय नियम क्या है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो फैराडे के द्वितीय नियम क्या है प्यारे साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, हमारे पास अगर भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयन है, ठीक है, देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये बना दिया मैंने एक डायग्राम। ठीक है, तो हमारे पास ये मान लो क्या है, सेल है, तीन क्या है, सेल है। अब इस सेल में हमने भर दिया NaCl, इसमें भर दिया हमने H2SO4 और इसमें भर दिया हमने KCl। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो नियम है द्वितीय नियम वो कहता है यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयनों में समान प्रकार की धारा या समान प्रबलता की धारा, इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई, ये जो धारा है वो समान प्रबलता की है और समान समय तक, मतलब इसमें भी 1 सेकंड तक, इसमें भी 1 सेकंड तक और इसमें भी 1 सेकंड तक। ठीक है, समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। तो जो इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा होती है वो तुल्यांकी भार के कैसे होती है, समानुपाती। तो ये तुल्यांकी भार के कैसे हो जाएगी प्यारे साथियों, समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आपको मतलब इतना आपको लिखने के बाद आप ये लिख देना, यदि में क्या लिखना, यदि इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W व तुल्यांकी भार E है, यदि इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W व तुल्यांकी भार E है, अच्छे से लिखना, आप शब्दों में लिखना और फिर ये ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, तब W समानुपाती क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, E हो जाएगा। ठीक है, अब समानुपाती का हम क्या हटाएंगे, चिन्ह, तो एक आ जाएगा आपका नियतांक, क्या आ जाएगा, नियतांक, और ये आ जाएगा E। ठीक है, तो इस K की वैल्यू अगर निकालें तो E बटे में जाएगा, तो W अपॉन E बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिखना यहाँ पर, इस
प्रकार, है ना। अगर हमारे पास बहुत सारे विद्युत अपघट्य विलयन है जिनका तुल्यांकी पदार्थ की मात्रा W1 है, W2 है, W3 है, ठीक है, और इनके तुल्यांकी भार E1 है, E2 है और आपका E3 है, ये है, ठीक है। तो ऐसा लिख लेना, एक लाइन लिखना, इस प्रकार यदि भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयनों में इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W1, W2 व W3 व तुल्यांकी भार E1, E2 व E3 है, तब क्या हो जाएगा, W1 बटे E1 बराबर W2 बटे E2 बराबर W3 अपॉन E3, ऐसा डैश कर देना, ठीक है। इतना बस आपको कर देना है, या फिर इतना ही कर लेना, उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है, बस इतना आपको कर देना। ये आपके ऐसे नंबर हैं, इनमें ये मैं आपको इसके टाइप्स के आंसर बता रहा हूँ भाई, इसमें कोई शब्दों की कमी नहीं, और इनमें अगर आपने लिखे तो 100% ही मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई छूटने की और एक आध नंबर कटने की या कटने की गुंजाइश इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल स्थिरांक क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा पहले साथियों, सेल स्थिरांक जो है वो क्या है, सेल स्थिरांक, ठीक है। तो सुनो, ध्यान से सुनना, सेल स्थिरांक की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो प्यारे साथियों, देखो मेरे पास ये क्या है, एक सेल, क्या है ये, सेल। अब इस सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, कितने इलेक्ट्रोड डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड, तो है ना। तो आप बताओ, अगर ये 2 इलेक्ट्रोड डाले तो 2 इलेक्ट्रोड कुछ ना कुछ दूरी पर तो रखे ही होंगे, बोलो रखे होंगे। तो मान लेते हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड स्मॉल l दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोडों की कुछ ना कुछ क्या होगी, मोटाई भी होगी कि नहीं, ठीक है। तो ये जो नियम है सेल स्थिरांक है, वो कहता है किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अर्थात आप यहाँ एक लाइन लिखना, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, ऐसा लिखना, शब्दों में लिखना, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ब्रैकेट में लिख देना L, व किसी एक इलेक्ट्रोड के किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तब ठीक है G बराबर क्या हो जाएगा, L बटे A, इसको G से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मात्रक आपका 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो देखो G का अगर मात्रक निकालेंगे तो L का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, और A का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल, अब 1 सेंटीमीटर बचा जो ऊपर जाएगा, तो G का मात्रक क्या हो जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स। ये 100% की तैयारी हो गई, ठीक है। सेल स्थिरांक हो गया, क्लियर हो गया प्यारे साथियों। तो इतना आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है प्यारे साथियों, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। तो प्यारे साथियों, कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा इस स्क्रीन पर आए हैं, क्योंकि हमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, वापस से हम बोर्ड पर आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ से अगर हम देखें, हमारा क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है प्यारे साथियों, वो क्या है। तो सुनो, किसी धातु की क्षण को, कोई भी धातु की क्षण हो, किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस ताप, ध्यान रखना 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, ध्यान रखना किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता के विलयन में डुबाने पर धातु और धातु आयन के विलयन के मध्य, धातु और धातु आयन के विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्यारे साथियों E0 से व्यक्त करते हैं, और इसका मान धातु एवं उसके आयनों की प्रकृति तथा सांद्रता तथा ताप पर जो है ना निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है प्यारे साथियों। फिर अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो, अभी हमने फैराडे का द्वितीय नियम कंप्लीट किया, अब ये फैराडे का प्रथम नियम भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्या है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है, विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित हुई विद्युत
की मात्रा मतलब आवेश, विद्युत की मात्रा मतलब क्या, आवेश। ध्यान रखना, विद्युत की मात्रा मतलब आवेश के कैसा होता है, समानुपाती। तो ध्यान से सुनो, तो पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोड पर जमा हुई या एकत्रित हुई मात्रा मान लेते हैं W है, और विद्युत की मात्रा मान लेते हैं Q है। तो W समानुपाती क्या आ जाएगा, Q। और जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं प्यारे साथियों, इसके आगे आप थोड़ा सा बढ़ा लेना कि W समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो Z, और ये रहा हमारा Q, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ से साथियों, Q की जो वैल्यू है आप रख सकते हो, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो Q की जगह I इंटू टी रखा तो W समानुपाती IT हो गए। बस इतना सा करना है, ज़्यादा हमें नहीं करना है प्यारे साथियों। अगला है क्वेश्चन प्यारे साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो सुनो, सेल के एनोड तथा कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, जो सेल होता है, इस सेल के एनोड तथा कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जो है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ध्यान रखना, सेल के एनोड तथा कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो वो अंतर आपका क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, ठीक है। एनोड तथा कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जब सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तब ये अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव है। तो ध्यान रखना, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव समझो। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगभग दोगुना होता है। जब ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है प्यारे साथियों, तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो लगभग डबल हो जाएगा प्यारे साथियों। लगभग कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो वेग स्थिरांक की ताप पर निर्भरता आर्हीनियस समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। तो बस यही बोला है कि ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बता दिया कि 10 डिग्री अगर सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो लगभग क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। फिर 10 बढ़ाएंगे तो फिर दोगुना हो जाएगा, फिर 10 बढ़ाएंगे तो जो है उसका फिर दोगुना हो जाएगा, है ना। आर्हीनियस समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और आर्हीनियस समीकरण आपका ये है। तो ध्यान रखना, K बराबर AE की घात माइनस E अपॉन RT जो आपका आर्हीनियस समीकरण है ना। A क्या है, आवर्ती गुणांक है, ये क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है। क्या है, संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दर निर्धारक पद को समझाइए। प्यारे साथियों, जो दर निर्धारक पद है इसको हमें समझाना है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। बोलो, होती हैं कि नहीं, बिल्कुल होती हैं। बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। तो अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा होता है, और जो अभिक्रिया की दर का निर्धारण है वो सबसे धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया के पद द्वारा होता है, जिसे दर निर्धारक पद कहते हैं। बस इतना सा लिखना है। नेक्स्ट, छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, छद्म कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी आणविकता और अभिक्रिया कोटि दोनों अलग अलग होती हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी अणु संख्या 2 होती है, किंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनकी अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1। अणु संख्या तो 2 होगी लेकिन कोटि क्या होगी, 1 होगी। ऐसी अभिक्रियाएं छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो प्यारे साथियों, इसको याद रखना। और ये इसका क्या है, एग्जाम्पल, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। तो देखो आप प्यारे साथियों, इसमें अणु 2 भाग ले रहे हैं, एक अणु ये है और एक अणु ये है। तो अणु तो 2 भाग ले रहे हैं तो आणविकता तो इसकी 2 हो जाएगी, लेकिन कोटि की अगर बात करें तो कोटि प्यारे साथियों 1 ही होगी, है ना। क्योंकि कोटि हम कैसे निकालते हैं, तो देखो आपको पता है ये सॉलिड है, ये आपका जल लिक्विड है, ये भी आपका सॉलिड है और ये भी आपका सॉलिड है। तो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। तो आपको देखो, आप सॉलिड सब है, केवल यही लिक्विड है, तो केवल इस अणु के आयन परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब आणविकता तो 1 हो गई लेकिन कोटि 2 है। तो ये इसका आंसर आपको लिखना है। बस इतना ही करना है प्यारे साथियों, इतना, बस इतना कंप्लीट करना है, ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। आर्हीनियस समीकरण की उपयोगिता लिखना है। जो आर्हीनियस समीकरण है प्यारे साथियों, इसकी उपयोगिता, तो अगर आर्हीनियस समीकरण की उपयोगिता की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो संकीर्ण ऊर्जा की गणना करने में, जो आर्हीनियस समीकरण है इसकी संकीर्ण ऊर्जा की गणना करने में इसका उपयोग होता है। और किसी अभिक्रिया के लिए एक ताप पर वेग स्थिरांक ज्ञात होने पर दूसरे ताप पर वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अगर एक वेग स्थिरांक पर ताप का पता है तो दूसरे वेग स्थिरांक पर हम ताप का पता कर सकते हैं। तो ये इसके उपयोग है। नेक्स्ट, अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालने वाले कारक। तो आपको पता है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालने वाले कारक मतलब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले
कारक, तो दो कारक हैं, क्रिया कारकों की सांद्रता है, निकाय का ताप है, क्रिया कारकों की प्रकृति है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति से, ये सब है ना, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, क्रियाकारी अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारी अणुओं से परस्पर टकराने पर उनके बीच अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक होती है ना। तो ध्यान रखना, क्रियाकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक, औसत ऊर्जा से तो अधिक, लेकिन अधिक तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, तो अधिक मतलब उतनी अधिक जो आपके लिए जरूरी है, बस वो अधिक है ना। तो क्रियाकार के अणुओं की ऊर्जा से, औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारी अणुओं के परस्पर टकराने के बीच उनके क्रिया कराने के लिए आवश्यक होती है। अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी सामान्य अणु के द्वारा ग्रहण करनी आवश्यक है, जिसमें वह अभिक्रिया सीधी उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं प्यारे साथियों। तो मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ प्यारे साथियों, इन सभी क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना करने वाले सूत्र लिखो तथा सांद्रता पर प्रभाव डालो। तो देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करने का सूत्र यही है ना, T1/2 = 0.693/K, यही है, ठीक है। अब ये आगे बोला है सांद्रता का प्रभाव स्पष्ट करो, तो उपयुक्त व्यंजक में सांद्रता का कोई पद ही नहीं है। देखो यहाँ तो सांद्रता नाम का कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा ना, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, सांद्रता का कोई पद ही नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे फिर हमारी बात होगी प्यारे साथियों, अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से आप क्या समझते हैं। तो बहुत बढ़िया, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी बच जाती है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। तो जरूरी नहीं है प्यारे साथियों कि जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यही आंसर करो। आपने ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ी है, तो वहाँ से आपके पास जो भी आंसर लिखे हुए उनको याद करो, बस मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो वह समय जिसमें क्रिया कारक की मात्रा अपनी मूल मात्रा की आधी रह जाती है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण, आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल आपका ये है, जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ये है। तो आपको क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझाना है ना। जितना क्वेश्चन जवाब हमें उतना ही देना है, लेकिन उतना जवाब हमें बहुत अच्छे तरीके से देना है प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, ये जो IUPAC नाम जो आपको सिस्टम दिख रहा है, इनको मैं बोर्ड पर समझाऊंगा आप। तो प्यारे साथियों मैंने जो IUPAC नाम की बात की है, इन IUPAC नाम को मैं बोर्ड पर समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से मैं उनको समझा पाऊंगा बोर्ड पर। तो अभी तो मैं इस स्क्रीन पर केवल आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ से दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे प्यारे साथियों। ये जो क्वेश्चन है ये भी दोस्तों मैं बोर्ड पर समझाऊंगा। जो आयनन समावयवता है प्यारे साथियों, इसको भी मैं बोर्ड पर समझाऊंगा, ठीक है प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे तो प्यारे साथियों मैं जितना भी जो कुछ बता रहा हूं इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बाकी आगे मैं जो कहूंगा उतना ही आपको कंप्लीट करना है, बाकी आपका पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है संकुल आयन से आप क्या समझते हो। देखो संकुल आयन की बात करेंगे तो प्यारे साथियों ये जो टॉपिक है मैं सब बताऊंगा, बोर्ड पर ही बताऊंगा, बोर्ड पर ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, इसकी अपेक्षा, ठीक है। चलो, है ना, प्रभावी परमाणु संख्या भी निकालना बताऊंगा मैं बोर्ड पर, है ना। कार्बन धात्विक यौगिक क्या होते हैं, इनके उदाहरण बताओ। तो हाँ, ये पढ़ लो। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋण विद्युतीय या अधिक धन विद्युतीय तत्व के परमाणु से जुड़ा रहता है, कार्ब धात्विक कहलाते हैं। जैसे टेट्रा एथिल लेड या लेड टेट्रा एथिल। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्ब धात्विक यौगिक आपके ऑब्जेक्ट में 1-2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो टेट्रा एथिल लेड हो गया, है ना। और डाई मेथिल जिंक, जो डाई मेथिल जिंक है, ये जो है ना डाई मेथिल जिंक है, ये भी आपको याद रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है प्यारे साथियों। अगला है ना, निम्न को समझाइए। फेरोसिन और जाइसी लवण। तो देखो यहाँ फेरोसिन की बात करें तो इसकी सेंड में जो फेरोसिन है, देखो पहले तो फेरोसिन का सूत्र देख लो। ये फेरोसिन का प्यारे साथियों सूत्र है Fe, ये जो आपका Fe है, ब्रैकेट में आपका म्यू लिखा है, ये 5 और ये C5, ये H5,
का होल्टवाइज, ये है फेरोसिन का सूत्र। और फेरोसिन की संरचना है वो सैंडविच के समान होती है, सैंडविच के समान होती है, ठीक है, जिसमें आयरन परमाणु दो समतलीय चक्री पेंटाडाइनल, देखो ये पेंटाडाइनल, ये C5H5 है, ये पेंटाडाइनल है प्यारे साथियों। पेंटाडाइनल बलयों के मध्य जो है, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, हाँ एक सेकंड प्यारे साथियों, हाँ पेंटाडाइनल बलयों के मध्य क्या होता है, जुड़ा होता है। जो C5H5 है ये पेंटाडाइनल की जो है बलय है प्यारे साथियों, ठीक है। अगर हम देखो, ये तो आपको इतना तो थ्योरी लिखना है फेरोसिन में, और इसके अलावा प्यारे साथियों इसका डायग्राम बनाना है। तो देखो ये जो आपको संरचना दिख रही है ना, ये ऐसी वाली, ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये प्यारे साथियों साइक्लोपेंटेन की है। किसकी है प्यारे साथियों? साइक्लोपेंटेन। और यहाँ जो नीचे है ये भी साइक्लोपेंटेन, ये भी साइक्लोपेंटेन और ये भी साइक्लोपेंटेन। तो देखो इसमें आपने सूत्र देखा था, तो इसका सूत्र था FU μ5 है ना, और C5H5 का होल्टवाइज, ये था ना फॉर्मूला प्यारे साथियों। तो ये C5H5 एक ऊपर बना है और C5H5 एक नीचे बना है। तो ये और बीच में क्या है, जो आयरन है प्यारे साथियों, ये आयरन इधर है, ठीक है। और मैं प्यारे साथियों इनको बोर्ड पर भी थोड़ा समझा दूंगा ताकि आप इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएं। तो बोर्ड पे भी एक बार प्यारे साथियों इनको मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो अब बात करेंगे प्यारे साथियों जायसी लवण की, कि जायसी लवण क्या है। तो आ जाओ जायसी लवण को देख लो। तो देखो जायसी लवण का प्यारे साथियों पहले तो सूत्र है, ये आपको सूत्र लिखना ही है, KPtCl3, यहाँ ईटा स्क्वायर है, क्या है, ईटा स्क्वायर C5H5, ठीक है। और प्यारे साथियों एक बात और बता रहा हूँ आपको, वो बात ये है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर जो प्यारे साथियों μ5 लिखा है, μ5 नहीं, इसको μ5 ना लिख के आप क्या कर सकते हो, ईटा, जो ईटा है ईटा 5 लिख सकते हो ऐसे। तो आप तो ईटा 5 ही लिखना, आप क्या लिखना प्यारे साथियों, ईटा 5 ही लिखना, ऐसे लिखना है ना, जो म्यू है इसको ईटा लिखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ से जायसी लवण में भी प्यारे साथियों क्या है, ईटा है, क्या है, ईटा। तो ये ईटा है ना, तो ये इसका सूत्र है। और इसकी संरचना दर्शाई गई है नीचे, इसमें एथिलीन अणु का तल और C+C अक्ष केंद्रीय परमाणु PT से प्रभावित आबंध दिशा में लंबित होते हैं, ठीक है। और ये इसकी संरचना है, देखो ये बीच में क्या है प्यारे साथियों, C है ना, C है, क्या है, C है। तो प्यारे साथियों बहुत गलती है, बीच में C नहीं है, बीच में प्लेटिनम है, क्या है प्यारे साथियों, PT है, बीच में ध्यान रखना ये PT है। 3 Cl है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। तो जो C5 और C2H4 है, तो ये C2H4 ये तोड़ के यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। और यहाँ पर है K+, तो ये संरचना आपको बनाना है पूरी, ठीक है। तो ये जो जायसी लवण है, ये वाला जो सूत्र आपको दिख रहा है ना, इसकी संरचना ये बनाना है, K+ और ये प्लस और ये फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना, बीच में जो प्लेटिनम लिखना 3 Cl और इधर ऐसे बनाना, ठीक है। तो ये संरचना है प्यारे साथियों इसकी, ठीक है, क्लियर हो गई। चलो अब कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग। तो कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग की बात करें प्यारे साथियों, तो देखो कार्बधात्विक यौगिकों का पहला उपयोग है निकेल कार्बोनिल का उपयोग मॉन्ड, है ना, प्रक्रम द्वारा निकेल के निष्कर्षण में किया जाता है। अब दूसरा है सिलिकॉन के कार्बधात्विक यौगिक सिलिकॉन कहलाते हैं। सिलिकॉन का उपयोग स्टॉप कॉर्क ग्रीस के रूप में सिलिकॉन क्रीम का उपयोग तथा हाथों को दाहक पदार्थों से बचाने में किया जाता है। तो ऐसे करके आपको इनको कंप्लीट करना है प्यारे साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात होगी प्यारे साथियों। आप और भी उपयोग इसके देख सकते हो, है ना, ये कार्बधात्विक यौगिक के और भी उपयोग मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ये रोजनमुंड अभिक्रिया हम बोर्ड पे समझाएंगे, मेंडियस अभिक्रिया ये भी हम बोर्ड पे समझाएंगे आपको, है ना। चलो इसके बाद DNA तथा RNA में अंतर की बात होगी प्यारे साथियों। तो DNA और RNA में अंतर अगर बात करें तो देखो बहुत अच्छे से पता ही है, DNA 2 हेलिक्स संरचना होती है और ये एकल हेलिक्स होती है, ठीक है। इसमें डिऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, उसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें पायरीमिडीन क्षार में मुख्य थायमीन होता है और इसमें थायमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये साधारणतः नाभिक में पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो ऐसे अंतर आप ही कर सकते हो, है ना। तो 3 से 4 अंतर आज कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये 3 में भी और 4 में भी। अब प्रोटीन की संरचना का विकृतीकरण पर क्या प्रभाव है। देखो ये प्रोटीन की संरचना का विकृतीकरण पर ये प्रभाव है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो, है ना। देखो फिर एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर, तो बहुत अच्छे से एमिनो अम्ल और प्रोटीन जो है इसमें भी अंतर। देखो एमिनो अम्ल क्या है, सरल यौगिक जिनमें एमिनो अम्ल का तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है एमिनो अम्ल कहलाते हैं, और जटिल नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। एमिनो अम्ल के संयोजन से डाईपेप्टाइड
पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं, लेकिन प्रोटीन के जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, उदाहरण इसका ये है ग्लाइसिन और लाइसिन, और इसका है हीमोग्लोबिन और कैसीन। ठीक है प्यारे साथियों, चलो अब एंजाइम की बात होगी तो एंजाइम क्या है, तो भाई साहब एंजाइम इस बार बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ना। एंजाइम उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना, एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, मृत कोशिका में इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, ये मुख्य रूप से रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्प्रेरित करते हैं तथा एंजाइम जीव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इसका उदाहरण है सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जो जल अपघटन है ये एंजाइम का उदाहरण है। इसमें ये इसमें जो एंजाइम है प्यारे साथियों वो इन्वर्टेज है। क्या है, इन्वर्टेज है। ठीक है, चलो अब एंजाइम के अनुप्रयोग की बात करें तो एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक तो आप देख लो, और फिर अनुप्रयोग। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप, है ना, पीएच, एंजाइम की सांद्रता, है ना, पदार्थ की सांद्रता, बनने वाले उत्पाद की सांद्रता, ये। ठीक है, चलो अनुप्रयोग की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बियर, विस्की, मादक पेय पदार्थ का निर्माण होता है। खाद्य उद्योग में मक्का के स्टार्च से शराब बनाने में, पनीर बनाने में, और किण्वन क्रिया द्वारा शीरा से अल्कोहल निर्माण में। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो फिर रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में भी अंतर कंप्लीट करना है प्यारे साथियों, तो ये अंतर आप कंप्लीट करो। ठीक है, ये अंतर आप कंप्लीट करो, बहुत इजी अंतर है, कोई बड़े अंतर नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है, तो इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। अभी आपको प्यारे साथियों मैं आपको अभिक्रियाएं जो हैं, अभिक्रियाओं की, जैसे ये पेप्टाइड बंध भी है, ये पेप्टाइड बंध क्या होता है, विकृतीकरण क्या होता है, ये सारा कुछ मैं समझाऊंगा, बोर्ड पर समझाऊंगा, क्योंकि ये जो बोर्ड वीडियो है हमें आपको बोर्ड पर देनी पड़ेगी, बोर्ड पर समझानी पड़ेगी। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मुझे लगता था कि ये आप कंप्लीट कर सकते हो, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए हैं, बाकी सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज इतना कंप्लीट करो, फिर आगे हम बोर्ड पर समझाएंगे, लेकर आएंगे वीडियो। ठीक है, तब चलो तो वीडियो को लाइक कर दो प्यारे साथियों, अभी तक अच्छा लगा है ना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।